हेलो फ्रेंड्स। सो अभी हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। हम देख सकते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्वे सेवा की परीक्षा बहुत जल्दी ही हमारे सामने आने वाली है, 28 मई को है। तो अभी यहाँ हम कोशिश करेंगे कि जो पिछले 10 साल के क्वेश्चंस हैं हर एक सेक्शन के, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो और इकोनॉमिक्स हो या एनवायरनमेंट हो, हम उसको कवर करेंगे। इस सीरीज़ का स्टार्ट हम हिस्ट्री के साथ करते हैं। हिस्ट्री में हम एंशिएंट, मॉडर्न, मेडिवल और साथ में हम आर्ट एंड कल्चर को भी लेकर चलेंगे। तो अभी हम स्टार्टिंग करेंगे 2013 के क्वेश्चन से और इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The caves of Badami are the oldest surviving rock cut caves in India. The Barabar rock cut caves were originally made for the Ajivikas by the Emperor Chandragupta Maurya. At Ellora, caves were made for the different faiths. तो इनमें से कौन सा सही है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे पहला जो स्टेटमेंट है ये बोल रहा है कि जो बादामी केव्स था वो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कल्ट केव्स है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा ये गलत हो जाता है। तो जब हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं और इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो बराबर केव्स के बारे में जो दिया हुआ स्टेटमेंट सही है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के एज में बनाया हुआ, एम्परर के टाइम पे बनाया गया था, ओरिजिनली बनाया गया था। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे नहीं बनाया गया था, ये अशोका के टाइम पे बनाया गया था, ये किंग अशोका के टाइम पे बनाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ओनली और 2 भी गलत हो जाता है। तो अगर हम इसको एक बार डिटेल में स्टडी करें कि ये जो क्वेश्चन बोल रहा है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो अगर हम तीसरे स्टेटमेंट को चेक करते हैं, तीसरे स्टेटमेंट को कि ये सही कैसे है, तो जो रॉक कट केव्स एलोरा की थी, एलोरा कहाँ पे स्थित है, तो हम यहाँ देखेंगे जो हमारे एलोरा के केव्स हैं, एलोरा केव्स हैं, ये हमारे औरंगाबाद में है, औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसको बनाया गया था, इसको बिल्ड किया गया था 7th से 9th सेंचुरी के बीच में, ठीक है। इसको 7th और 9th सेंचुरीज़ के बीच में बनाया गया था। ये नॉर्मली किस 3 रिलीजन को डेडिकेट करता है, तो ये डेडिकेटेड है, ये डेडिकेटेड है 3 रिलीजन्स को, 3 रिलीजन्स को। अब ये तीनों रिलीजन्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हम बुद्धिज़्म को देखेंगे, बुद्धिज़्म को देखेंगे, जैनिज़्म को देखेंगे, जैनिज़्म को, और हिंदुइज़्म को देखते हैं। यहाँ पे हिंदुइज़्म को देखते हैं। तो हमारे जो एलोरा की केव्स है वो औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। इसको 7th और 9th जो सेंचुरी है उसके बीच में बनाया गया था। ये नॉर्मली 3 रिलीजन को डेडिकेटेड है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुइज़्म। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो ये डेडिकेटेड है इसमें क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारी अजंता एलोरा की गुफाएं हैं इसमें टोटल 34 केव्स हैं, टोटल 34 केव्स हैं, ठीक है। इसमें केव नंबर 1 to 12 जो है इसमें बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में दिया हुआ है, बुद्धिस्ट के बारे में दिया, बुद्धिस्ट को डेडिकेटेड है, बुद्धिज़्म को डेडिकेटेड है। इसमें जो 13 to 29 है इसमें हम देखेंगे कि ये हिंदुइज़्म को, हिंदू को डेडिकेटेड है। और जो 30 से 34 है इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जैन केव्स देखने को हमको मिलते हैं, यानी 1 से 12 बुद्धिस्ट, 13 से 29 हिंदू और 30 से 34 जैन, ठीक है। अब ये जो हमारे एलोरा की गुफाएं थी इसको कब कंस्ट्रक्ट कराया गया था, तो इसको कंस्ट्रक्ट कराया गया था राष्ट्रकूटास के रूल में, ठीक है। तो हम राष्ट्रकूटा रूल में देख सकते हैं, राष्ट्रकूटास के रूल के टाइम पे इसके कंस्ट्रक्शन किया गया था, एलोरा की गुफाओं का कंस्ट्रक्शन किया गया था। तो अब इस अनुसार से अगर हम देखते हैं तो ये तीसरा चरण बोलता है
कि ये डिफरेंट फेथ्स के लिए बनाया गया था। तो हाँ, बिल्कुल सही है, ये बुद्धिस्ट फेथ, हिंदुइज्म के फेथ और जैन फेथ को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा पहला स्टेटमेंट बोलता है कि द केव एट बादामी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग कट केव्स इन इंडिया। अब जो बादामी केव्स है वो बोलता है ये ओल्डेस्ट रॉक कट केव्स हैं इंडिया के। ये स्टेटमेंट कैसे गलत है, चल हम इसको एक बार देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ओल्डेस्ट रॉक केव्स ऑफ इंडिया है वो बादामी नहीं है। तो बादामी नहीं है तो कौन है, तो यह है बाराबर। ये बाराबर केव्स है जो सबसे ओल्डेस्ट केव्स है, और ये कहाँ पे स्थित है, ये बिहार में स्थित है। इसको किसके पीरियड में बनाया गया था, तो इसको अशोका के पीरियड में बनाया गया था। किंग अशोका के पीरियड में, एम्परर अशोका के टाइम पे बनाया गया था। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अशोका की, तो अशोका ने यहाँ पे नॉर्मली 3 केव्स बनाए थे। ठीक है, पहले का नाम है कर्ण चौपर, फिर सुदामा केव्स और विश्वकर्मा केव्स। ठीक है, अशोका का जो पोता था जिनका नाम था दशरथ, इन्होंने भी एक केव बनाया था जिसका नाम था लोमस ऋषि। ठीक है, और ये बराबर में ही बनाया गया, बराबर के हिल्स में बनाया गया था। ठीक है, तो इन्होंने लोमस ऋषि के लिए एक केव बनाया था, बराबर हिल्स में बनाया था। अशोका के जो ग्रैंडसन थे दशरथ, उन्होंने। जो हमारा बराबर केव है, ये जो बराबर केव है, ये डेडिकेट किस चीज़ को है, ठीक है, तो ये है आजीविका सेक्ट को डेडिकेटेड है। बट ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नहीं बनाया गया था, ये बनवाया गया था अशोका के द्वारा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बराबर ये जो स्टेटमेंट था ये गलत हो जाता है। हम देखेंगे यहाँ पे अशोका के द्वारा इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए अपना स्टेटमेंट 2 भी जो होता है वो इनकरेक्ट हो जाता है। अब इसमें हम एक बार स्टडी करते हैं बादामी केव्स के बारे में। हमने ये बराबर केव्स को देख लिया जो अशोका के टाइम पे बनाया गया था। अशोका ने 3 केव्स बनवाए थे, कर्ण चौपर, सुदामा और विश्वकर्मा केव्स। और सुदामा के जो पोते थे उन्होंने जो लोमस ऋषि थे उनके लिए बराबर हिल्स में ही एक केव बनवाया था। अब हम स्टडी करेंगे कि जो हमारा ये बादामी केव्स है इसके बारे में, कि बादामी ये केव्स क्या है, कहाँ है, कैसे है, और इसमें किस सेक्ट को फॉलो किया जाता है, किसके लिए बनाया गया था। तो अगर हम बादामी केव्स को देखते हैं, बादामी केव्स को देखते हैं तो ये हमको स्थित है कर्नाटका में स्थित है। और पहले जो बादामी नामक जगह था, ये जो बादामी केव्स का जो बादामी है, बादामी नामक जगह था, ये था कैपिटल। ये कैपिटल था किसका, चालुक्यास का। तो ये चालुक्यास का कैपिटल था। ठीक है, अब इसमें 4 केव टेम्पल्स है। ठीक है, जो हिंदुइज्म और जैनिज्म पे बेस्ड है। अब ये जो 4 केव टेम्पल्स है वो कौन कौन से है, तो हिंदुइज्म पे 3 बेस्ड है और जैनिज्म पे 1 बेस्ड है। ठीक है, और ये एक रॉक कट आर्किटेक्चर है, और एक इंस्क्रिप्शन के अनुसार जो ओल्ड कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखा गया था, ये जो रॉक केव टेम्पल हैं ये 6th सेंचुरी में बनाए गए थे। ठीक है, तो ये 6th सेंचुरी में बनाए गए थे अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शन रिटन इन ओल्ड कन्नड़ा लैंग्वेज। जो 3 केव्स हैं, अगर ये 4 केव्स हैं इसमें टोटल, ये 4 केव्स को अगर हम स्टडी करते हैं तो जो सबसे पहला केव 1 है, पहला जो केव है, ये जो पहला केव है ये सबसे ओल्डेस्ट है। इन चारों केव्स में सबसे ओल्डेस्ट केव पहला केव है, और इसमें शिव जी के इमेजेस बनाए हुए हैं इन फॉर्म ऑफ नटराज। ठीक है, तो इस केव की जो सीलिंग है, यानी जो इस केव की जो छत को हम देखते हैं, तो इसमें हमको
लॉर्ड शिव का इमेज बनाया हुआ दिखता है, ठीक है, और किस फॉर्म में? नटराज फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद इसी में हम और देखते हैं तो केव 2 आता है। केव 2 आता है। जो दूसरा केव है ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड होता है, ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे इनकारनेशंस हमको लॉर्ड विष्णु के बारे में देखने को मिलते हैं। अब जो हमारा केव 3 है, इसमें ये जो है ये जो ब्राह्मणिकल जो मोटिव्स है थे, ठीक है। कहा जा सकता है कि इसमें जो वेरियस अवतार ऑफ विष्णु थे, जैसे कि पारुषदेव, फिर भूवराह, फिर हरिहरा, नरसिम्हा, ये सारे फिगर्स हमको देखने को मिलते हैं। तो हम इसमें लॉर्ड विष्णु की ही हम बात कर सकते हैं कि इसमें भी हमको लॉर्ड विष्णु के बारे में था। अब आता है केव 4, ठीक है। तो केव 4 हमने देखा कि यहाँ पे 3 केव तो हिंदुइज्म के बारे में थे, तो ये 3 केव तो हमने पढ़ लिया हिंदुइज्म के बारे में। जो चौथा केव है वो जैन आइडियोलॉजी के बारे में है, ठीक है। तो इसमें जो कॉलोसल इमेज है वो लॉर्ड महावीर का है, तो लॉर्ड महावीर का कॉलोसल इमेज देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन हमको 2015 में भी देखने को मिलता है। ये तो हमारे 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन था, और 2015 में हम देखते हैं कि क्रोनोलॉजी के बेस पे क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, ठीक है। इसी तरह से हम इसको हिंदी में देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय शिला वास्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमने ऑलरेडी देख लिया कि ये जो है मौर्यों के द्वारा नहीं बनाई गई थी, अशोकों के द्वारा बनाई गई थी, अशोक के द्वारा बनाई गई थी। तो इस तरीके से ये सारे स्टेटमेंट गलत होते हैं, और हमारा आंसर जो है वो 3 ओनली होता है, क्योंकि एलोरा की गुफाओं में हम 3 धर्म के बारे में पर देखते हैं, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, जो चाइनीज ट्रैवलर्स वेन सांग थे हु विजिटेड इंडिया रिकॉर्डेड द जनरल कंडीशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमको यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आप कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हो। अगर आपने थोड़ा सा भी हिस्ट्री में पढ़ा है वेन सांग के बारे में, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये जो देखो स्टेटमेंट है वो दे रहा है, द रोड्स एंड रिवर रूट्स वर कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी। देखिए कम्प्लीटली एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट आता है, बट उसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं कि जो अगर हम वेन सांग की बात करते हैं तो ये खुद 2 बार इनके साथ चोरी का कारनामा हो चुका होता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा कि कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आप देखो क्वेश्चन कितना ईजी है। पहला स्टेटमेंट अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास हमारा आंसर निकल जाता है 2 and 3 ओनली। पर हम इसमें देखेंगे 2 and 3 में हमको क्या है, और वेन सांग आए थे तो उन्होंने क्या क्या यहाँ पे आके ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेन सांग किसके पीरियड में आते हैं। काफ़ी पीसीएस में, काफ़ी एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो इट वॉज द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन। इट वॉज द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन। इट वॉज द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन। और ये जो आए थे हमारे वेन सांग, ये इन्होंने स्टडी करी थी। ही स्टडीड एट नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी। अब ये सब जो कंटेक्स्ट है इसके बारे में इनकी जो किताब थी जिसका नाम था CU की, उसमें हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो गया, क्योंकि हम देखते हैं कि वेन सांग के साथ ये जो रॉबरी का जो वाक़या था 2 बार ऑलरेडी हो चुका था। तो पहला स्टेटमेंट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। स्टेटमेंट 2 जो था ये सही कैसे है, तो बोलता है एज रिगार्ड्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ordeals by fire, water and poison were the instrument for determining the innocence or guilt of a person। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हर्षवर्धन के टाइम पे हम यह देख सकते हैं जो इन्वेस्टिगेशन जो क्राइम्स के किए जाते थे उसको डिटरमाइन करने के लिए फायर, वाटर और पॉइजन का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये स्टेटमेंट हमारा फैक्चुअली राइट होता है। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो क्या बोलता है, द ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज़ टू फेरीज एंड वेरियस स्टेशन। तो ये भी बिल्कुल सही है।
जो वेन्सांग की किताब में जिक्र है इस चीज़ का, जो ट्रेडर्स थे उनको टोल पे करना पड़ता था, जो वारवेज और नकास कहते हैं ना, वारवेज और नकास में। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ टैक्स सिस्टम जो है उस टाइम के बारे में उन्होंने जो अपनी किताब में लिखा था उसमें इस चीज़ का जिक्र था, ठीक है। तो हम इसको भी सही कह सकते हैं। और उसके बाद और अगर हम इसमें वैल्यू एडिशन की बात करते हैं वेन्सांग के बारे में, तो वेन्सांग जो थे इन्होंने प्रिसाइड किया था धर्मसभा कन्नौज में, ठीक है। ये हर्षवर्धन के टाइम पर ऑर्गेनाइज किया गया था और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था 6th महामोक्ष परिषद जो प्रयाग में हुआ था। तो हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि जो ह्वेनसांग थे ये जो है प्रिसाइड करते हैं, यानी प्रेसिडेंट थे ये, ठीक है, प्रेसिडेंट थे धर्मसभा के, जो कि कन्नौज में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और ये हर्षवर्धन के पीरियड में ही किया गया था। इन्होंने पार्टिसिपेट किया जो 6th महामोक्ष परिषद है उसमें, जो कि प्रयाग में हुआ था। जो ह्वेनसांग है इनको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है, तो इनको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है, ठीक है। और जो शूद्र, यहाँ इस समय हमारे टाइम जब हम शूद्र की बात करते, जो शूद्र हुआ करते थे, ह्वेनसांग ने शूद्र को जो है फार्मर्स बोला, इन्होंने कंसीडर किया शूद्र को एज अ फार्मर। तो इनकी जो किताब है CU की, इसमें इन्होंने शूद्रास को एज अ फार्मर कंसीडर किया हुआ है। तो ये था हमारे वेन्सांग के बारे में इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो फैक्ट्स हमको जानना ज़रूरी था। अगले क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम द प्रोविंसेस वर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दोज प्रोविंसेस, यानी वहाँ के लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुने जाते हैं। नॉमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना। फिर बोलता है इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वही बनेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और सेलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर देयर एक्सपर्टीज़ इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, यानी एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में वो सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इलेक्टेड बाय द पीपल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे वोटिंग करके लोगों के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं चुना जाता था। नॉमिनेशन की बात करते हैं तो नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग में नॉमिनेशन की बात भी, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी जब इसकी इलेक्शन होती थी तो इसके द्वारा जो चुने हुए लोग थे वो चुनते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है और लास्ट स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है, क्योंकि एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे नहीं सिलेक्ट किया जाता था। तो हमारा स्टेटमेंट C इसमें सही हो जाता है, ठीक है। तो अगर हम जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो असेंबली है इसकी बात देखते हैं और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसकी बात देखते हैं, तो जो इलेक्शन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की होती थी वो अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 होती थी। ये जो हमारा कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 का, उसके बेसिस पर होती थी, जिसमें 3 मेंबर्स होते थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं तो इट वाज इलेक्टेड फ्रॉम द प्रोविंसेस बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। सो यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल यही बोलता है कि जो प्रोविंशियल असेंबली थे उसके द्वारा चुना जाता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर को। बट the princely states got the right to nominate their representative in the constituent assembly. बट प्रिंसली स्टेट्स के मामले में क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो चलिए वोटिंग के आधार पे ये लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर चुने जाते थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। बट जो प्रिंसली स्टेट्स होते थे तो प्रिंसली स्टेट्स में जो राजा जो था ये नॉमिनेट करता था एक पर्सन को, ठीक है, और वो पर्सन एज अ रिप्रेजेंटेटिव बन के जाता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। ये देखने को हमको मिलता है। नॉर्मली 1 रिप्रेजेंटेटिव वॉज इलेक्टेड फॉर पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 10 लाख पीपल थे इस पे एक रिप्रेजेंटेटिव हुआ करता था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी देख लिया।
अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तो टोटल हम देखेंगे इसमें करीब 16 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए थे, 13 में भी 14 में भी। तो हम कंटिन्यूअस वे में इसको हम स्टडी करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये तिभंग पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड है कि जो बंगाल में तिभंग जो पीजेंट मूवमेंट हुआ था, इनका डिमांड्स क्या थे, क्या रीज़न था इनका। ठीक है, तो पहला बोलता है रिडक्शन ऑफ शेयर ऑफ लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम 1/2 ऑफ क्रॉप टू 1/3। ठीक है, फिर बोलता है ग्रांट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड टू पीजेंट्स आर एज दे वर द एक्चुअल कल्टिवेटर ऑफ द लैंड। ओके, ग्रांट की मांग कर रहे हैं, यहाँ पे ओनरशिप लेना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखो उप्रूटिंग ऑफ ज़मींदारी सिस्टम एंड एंड ऑफ सबडॉम और राइटिंग ऑफ ऑल पीजेंट डेप्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देख सकते हो इसमें साफ साफ यहाँ पे हमको अगर अगर आपने तिभंग पीजेंट मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा या फिर उस समय के पीरियड के अगर बारे में जानकारी आप रखते हो तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि जो टैक्स था वो 1/3 हुआ करता था, बट ये 2/3 लिया जाने लगा। तो ये जो 2/3 लिया जाने लगा उसमें ही ये मांग की गई कि 1/3 ही लिया जाए, जो 2/3 होगा वो फार्मर्स के साथ में होगा, फार्मर्स को मिले के पास ही रहेगा, 1/3 ही टैक्स दिया जाएगा। तो अब इस प्रोविज़न के बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं, ये जो तिभंग पीजेंट मूवमेंट देखने को मिलता है इसमें क्या होता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा हमारा पहला स्टेटमेंट कि रिडक्शन ऑफ द शेयर्स ऑफ लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू 1/3। ठीक है, सो यहाँ पे बात यहाँ पे होती है कि जो रिडक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स और पीजेंट्स के बीच में चल रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे जो मसला चल रहा है ये पीजेंट्स वर्सेस लैंडलॉर्ड। ठीक है, जो तिभंग आंदोलन हुआ, जो तिभंग किसान आंदोलन हुआ, ये होता है हमारा 1946 में देखने को मिलता है। और इसमें लीडर कौन था, तो ये लीडरशिप थी बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा, बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा। इसको लीड किसने किया था, तो इसको जो लीड किया था वो किया गया था कंपाराम और भवन सिंह। कंपाराम और भवन सिंह। और हम यहाँ कर सकते हैं कि ये जो था स्ट्रगल था ये शेयर क्रॉपर्स अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स था। शेयर क्रॉपर्स को उस टाइम पे बटेदार भी कहा जाता था, अभी भी कई जगहों पे बटेदार बोला जाता है। तो जो ये बटेदार्स थे, ठीक है, इन्होंने डिमांड किया कि भाई जो इंस्टेड ऑफ 1/2 शेयर जो हम आपको दे रहे हैं ये होना चाहिए 1/3। ठीक है, हम आपको हाफ शेयर दे रहे हैं, उसके जगह हम आपको 1/3 देंगे और हम जो है अपने पास रखेंगे 2/3 पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी ये मांग थी। उसके बाद एक कमीशन बनाई गई इस आंदोलन को देखते हुए। इस कमीशन का नाम था फ्लाइट कमीशन। और फ्लाइट कमीशन ने क्या बोला, फ्लाइट कमीशन ने रिकमेंड किया कि इनसे 1/3 टैक्स ही लिया जाए, जो इनकी मांग थी वो पूरी होती हुई हमको दिखती है। ठीक है, तो ये तिभंग पीजेंट मूवमेंट बंगाल में हुआ था। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बोलता है कि सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स आर कॉल्ड चैत्यास while the others are called विहार। What is the difference between the two? यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन बहुत सिंपल है, चैत्य और विहार के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है चैत्य क्या है और विहार का है क्या है, तो आपको जवाब पता होगा। तो नॉर्मली अगर हम एक बार स्टडी कर लें, बोलता है कि विहार इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप। बोलता है कि विहार जो है वर्शिप का प्लेस है और चैत्य जो है ये ड्वेलिंग प्लेस फॉर मॉन्क्स है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोलता है कि चैत्य जो है ये वर्शिप का प्लेस है और विहार जो है ये मॉन्क्स के रहने के लिए जगह है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि चैत्य जो है एक स्तूपा है। ठीक है, जो कि एक फार एंड, जो केव का जो फार एंड होता है वहाँ पे है। वही विहार जो है एक हॉल है। ये बिल्कुल ही गलत है।
और बोलता है कि इसमें कोई भी मटेरियल डिफरेंस नहीं है। यह भी बिल्कुल गलत है, मटेरियल डिफरेंस है। तब इन दोनों में से आप देखो 50-50 वाला चांस आ जाता है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो आंसर इज बी कि चैत्य जो है वर्शिप का प्लेस है। तो ये जो चैत्य है ये है प्लेस ऑफ वर्शिप। और ये जो विहार है, विहार क्या है यहाँ पे? ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मॉन्क। ड्वेलिंग प्लेस ऑफ मॉन्क। ठीक है, तो चैत्य जो है ये प्लेस ऑफ वर्शिप है। तो कहा जाता है जो बजाज चैत्य है ये ओल्डेस्ट है। ठीक है, वहीं कैलाश चैत्य जो है वो मोस्ट फेमस है। तो यहाँ पे चैत्य की अगर हम बात करते हैं, चैत्य जिसमें हम वर्शिप प्लेस की बात कर रहे हैं, तो ये जो बजाज है ये बजाज चैत्य है नाम इसका। ठीक है, बजाज चैत्य इसको बोला जाता है ये ओल्डेस्ट चैत्य है। बजाज चैत्य जो है ये ओल्डेस्ट चैत्य है। वहीं एक और चैत्य आता है जिसको बोलते हैं कैलाश चैत्य। ये जो कैलाश चैत्य है ये मोस्ट फेमस चैत्य माना जाता है, बहुत ही फेमस चैत्य है। और आप देखोगे ये जो बजाज है और जो कैलाश है ये दोनों ही हमको एक ही जगह पाए जाते हैं, वो है महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसमें और देख सकते हैं जो चैत्य है। ठीक है, जहाँ पे हम बात करते हैं जो चैत्य ऑफ करले बोल सकते हैं ना, कैलाश चैत्य जो बोल रहे हैं, तो चैत्य ऑफ करला जो बोरघाट रेंज में पाया जाता है। ठीक है, बोरघाट रेंजेस में पाया जाता है। तो जोग्राफिकल लोकेशन की तरह आप याद कर सकते हो, महाराष्ट्र के बोरघाट रेंज में पाया जाता है। इसको बनाया गया था सतवाहना पीरियड के टाइम पे। ठीक है, जिस टाइम पे रूलर थे पुलुमावी। ठीक, तो एक बार इसको भी लिख लेते हैं। आप चाहे तो इन सभी चीज़ों को आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, और स्पेस कम होने के कारण हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि अगला पॉइंट भी हम इसी में ही इसको सही से लिख सकें। ठीक है, ठीक है, तो ये जो हमारा चैत्य ऑफ करले है, ये बोरघाट रेंज में देखने को मिलता है, रेंजेस में देखने को मिलता है। ये जोग्राफिकल लोकेशन हो गई। ये किसके पीरियड में आया था? तो ये सतवाहनास के पीरियड में आया था। ठीक है, रूलर का नाम क्या था? तो रूलर का नाम था पुलुमावी। जो दूसरे चैत्य हैं, चैत्य गृह है, उसका नाम है कन्हेरी। दूसरे जो हैं उनका नाम है कन्हेरी। ठीक है, उसके बाद नासिक चैत्य गृह। ठीक है, फिर अजंता। अभी हमने पढ़ा था ऊपर में अजंता एलोरा की गुफाएं के बाद हम पढ़ा था ना। तो हम कह सकते हैं वहाँ के 5 आउट ऑफ 29 केव्स जो थी अजंता की वो चैत्य थी, है ना। जो 5 आउट ऑफ 29 केव्स थी अजंता की चैत्य थी। अभी चैत्य क्या समझ आ गया? चैत्य जो है वर्शिप प्लेस है। ठीक है, जहाँ पे पूजा की जाती है। इसी तरीके से जिस तरह से हमने चैत्य को स्टडी किया, हम विहार को भी पढ़ेंगे कि विहार क्या है और विहार को क्यों इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो अगर हम विहार की बात करते हैं तो ये हाउसेज है जो बनाई जाती थी मॉन्क्स के लिए ताकि वो चैत्य के पास रह सकें। और जुनार जो है महाराष्ट्र में, इसको लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज माना जाता है। ठीक है, तो अगर हम मौर्य पीरियड की बात करते हैं, जो ओल्डेस्ट विहारास की बात करते हैं, ठीक है,
तो हम अभी ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं, जो विहार और चैत्य की बात करते हैं, जब अगर हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो वहाँ पे हमने ऑलरेडी इस चीज़ का डिस्कस कर लिया था। जो विहार होते हैं नॉर्मली ये हाउसेस बनाए जाते हैं मॉन्क्स के लिए, ताकि वो चैत्य के पास रह सकें। ठीक है, तो जुनार जो महाराष्ट्र में है, जो महाराष्ट्र में जुनार है, जुनार जो ये महाराष्ट्र में पाया जाता है, महाराष्ट्र में स्थित है, पाया नहीं जाता है, महाराष्ट्र में है। तो ये लार्जेस्ट कह सकते हैं हम, जो हमको ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज देखने को मिल सकती है ना। तो लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूछता है कि निर्वाण के बारे में क्वेश्चन है, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, कि इनमें से कौन सा जो चीज़ है वो डिस्क्राइब करता है बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाण इन बुद्धिज्म। ठीक है, तो एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिज़ायर, कंप्लीट एनिहिलेशन ऑफ सेल्फ, स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, अ मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल द कॉम्प्रिहेंशन। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ए, एक्सटेंशन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिज़ायर। तो निर्वाण का मतलब ही होता है एक्सटेंशन ऑफ फ्लेम ऑफ डिज़ायर। सो we should keep in mind that when a person become free from craving or desires, he also become free from the cycle of life and death, है ना। अगर आपके अंदर डिज़ायर या फिर आपकी क्रेविंग ख़त्म हो जाती है तो आप जो ये जो जीवन और मृत्यु का जो चक्र होता है, आप इससे अलग हो जाते हो। इसी द्वारा निर्वाण आप अटेंड कर सकते हो, आप जीवित रहो तो। बट वही अगर महापरिनिर्वाण को आपको अटेंड करना है तो उसके लिए आपकी मृत्यु होनी बहुत ज़रूरी है। यानी दो टर्म्स होते हैं, एक होता है निर्वाण और सेकंड वन इज़ महापरिनिर्वाण। सो महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही हासिल की जा सकती है, और निर्वाण जो है तब तक हासिल की जा सकती है जब आप लाइव हो, यानी आप जीवित हो, तब भी कर सकते हैं। बुद्धिज़्म की अगर बात करते हैं तो ये एक एस्थेटिक और नॉन स्पिरिचुअल धर्म है, और बुद्धिज़्म जो बिलीव करता है वो री इनकारनेशन में बिलीव करता है। बट रीबर्थ इज़ नॉट ऑफ द सोल बट ऑफ द कर्मास, इनका कहना था। ठीक है, यानी फ्रीडम फ्रॉम देम इज कॉल्ड निर्वाण, मीन्स टू से लाइक बर्थ इज नॉट ऑफ द सोल बट फॉर द कर्मास। तो यहाँ पे कर्म की बात हो रही है, रिबर्थ जो होता है वो कर्म से होता है आपका। ठीक है, ये आइडियोलॉजीज फॉलो आप करते थे ये लोग। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है साइमन कमीशन से रिलेटेड, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप यहाँ पे पूछ रहा है कि पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन, वाई? क्योंकि आप जानते हो कि इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, तो आंसर विल बी सी। आपको कोई और देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको इतना तो आपने अभी तक स्टडी कर ही लिया होगा। तो देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को रिव्यू करने के लिए, और उसके आगे जाकर के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा उसमें क्या क्या इससे सीखा जा सकता है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स फॉलो अप किए जाएंगे। तो जितने भी मेंबर्स थे साइमन कमीशन के, ये बनाई गई थी, नॉर्मली कमीशन को बनाया गया था 1927 में, ये बनाया गया था 1927 में। इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। ठीक है, और सारे के सारे ब्रिटिश मेंबर्स थे। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारी कांग्रेस थी, कांग्रेस ने इसको कह दिया वाइट कमीशन, यानी वाइट कमीशन। यहाँ एक भी यहाँ पे इंडियन नहीं था, इंडियन को उस टाइम पे ब्राउन से वो डिनोट किया जाता था, तो इसलिए कांग्रेस ने इसको एक वाइट कमीशन नाम दिया। इसलिए जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद में हुई थी 11 दिसंबर 1927 में, उसमें ये डिसाइड किया गया कि हम साइमन कमीशन को बॉयकॉट करेंगे, बिकॉज इसमें एक भी सिंगल इंडियन मेंबर नहीं है। ठीक है, जो साइमन कमीशन का फॉर्मेशन किया गया था वो इसलिए किया गया था ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में, जो कि एक एक्सटेंट तक सक्सेसफुल था भी अपने ऑब्जेक्टिव में लेकर के। यहाँ पे हम कुछ इंसिडेंट होते हुए देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ लाठी चार्ज।
लाठीचार्ज। तो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे साइमन कमीशन के खिलाफ और उसमें लाठीचार्ज होती है और उसमें इनकी मृत्यु हो जाती है। ये हुआ था लाहौर में हो रहा था। साइमन कमीशन नॉर्मली इंडिया में 2 बार आया था बेसिकली देखें तो। पहली बार जब ये आया था तब आया था ये मार्च 1928 में आया था और सेकेंड टाइम जो है ये अक्टूबर का मंथ था 1928, यानी साल एक ही है, बट ये मार्च मंथ में भी आए थे और अक्टूबर मंथ में भी आए थे। ठीक है। और इन्होंने 1930 में अपने रिपोर्ट को सबमिट कर दिया। ठीक है। जो अब हमको यहाँ पे देखना है कि विरोध तो कांग्रेस ने किया, पर यह भी तो जानना है कि सपोर्ट किसने किया था साइमन कमीशन को। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो शाफी फैक्शन ऑफ मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग का जो शाफी फैक्शन था उसने इनको सपोर्ट किया। जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास, इन्होंने इनको सपोर्ट किया। और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इसका नाम है यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इन्होंने सपोर्ट किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड। क्विट इंडिया मूवमेंट किसके रिस्पॉन्स में लॉन्च किया गया था? आपको यहाँ पर बस ये याद रखना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था, इससे आपका आंसर मिल जाएगा। जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, आप देखो यहाँ पे ऑप्शंस जो है, बोलता है कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान के खिलाफ, क्रिप्स प्रपोजल के खिलाफ, साइमन कमीशन रिपोर्ट या वॉवेल प्लान। ठीक है। तो गांधी जी ने तो पहले कंडीशन दे रखा था कि अगर हमारे मांगों को तुमने मांग लिया तो ठीक है, नहीं तो हम इस बार क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर देंगे आपके खिलाफ। तो उस टाइम पे आपने देखा कि इरविन ने नहीं सुना बात, उसके बाद एग्रीमेंट पे नहीं आ पाए। उसके बाद फिर वहाँ पे जो नई पार्टी आती है उसमें जो चर्चिल साहब जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल बनते हैं, वो क्रिप्स कमीशन को इंडिया में भेजते हैं। और जब क्रिप्स कमीशन इंडिया में आता है तो गांधी जी को लगता है कि अब ये लोग हमारी बात नहीं सुनने वाले हैं, तो इसलिए अब क्विट इंडिया मूवमेंट करने का वक्त आ गया। और वो वक्त था वर्ल्ड वॉर 2 का, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में उनको इंडिया का सपोर्ट लेना था। ठीक है। तो अब जब इंडिया का उनको सपोर्ट लेना था तो उसके लिए ये सारा प्रोपेगेंडा उन्होंने खेला। तो आंसर इज़ क्रिप्स प्रपोजल। ठीक है। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर चर्चिल जो है ये क्रिप्स मिशन को भेजते हैं इंडिया में 1942 में, ताकि जो इंडिया की पॉलिटिकल और लीगल डेडलॉक फंसी हुई थी, ठीक है, वो ख़त्म हो सके और इंडिया का जो कोऑपरेशन है वर्ल्ड वॉर 2 के लिए ब्रिटिशर्स को मिल सके। कांग्रेस ने इस टाइम पे स्टार्ट कर दिया क्विट इंडिया मूवमेंट, और ये स्टार्ट किया गया था अगस्त 9, 1942 को। ठीक है, 9 अगस्त 1942। और असल में यहाँ पे जब ये जो विंस्टन चर्चिल आया, क्रिप्स मिशन आया, हर जगह यहाँ पे आप देखोगे डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर रही है। यहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात नहीं हो रही है, फुल इंडिपेंडेंस की बात नहीं हो रही है। ठीक है। तो इसके कारण इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया। हम यहाँ पे कुछ एक क्रोनोलॉजी को याद करने के लिए भी देख सकते हैं। तो हमारा कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन प्लान आप देख सकते हो, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, कैबिनेट मिशन ऑफ 1946। फिर आता है साइमन कमीशन, नाइनटीन 27 टू 28। फिर हम देख सकते हैं कि वॉवेल कमीशन भी आता है, वॉवेल मिशन भी आता है, ये आता है 1945 में। ठीक है। और इस तरह से 1942 में हम देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया जाता है इन अगेंस्ट ऑफ क्रिप्स प्रपोजल। तो इस तरीके से हमको क्रोनोलॉजी अगर पूछ दे तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि सबसे पहले साइमन कमीशन आती है, उसके बाद हमको ये क्रिप्स प्रपोजल देखने को मिलता है, फिर कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में देखने को वॉवेल मिशन प्लान 1945 में देखने को मिलता है, और कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में देखने को मिलता है। तो यूपीएससी फ्रिक्वेंटली टाइमलाइंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछती है ये हिस्ट्री में, तो इस चीज़ को हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है।
हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आप ये क्वेश्चन देखते हो, ये सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, भक्ति सेंट्स के बारे में है। ठीक है, तो बोलता है इन सारे भक्ति सेंट्स को आप कंसीडर करें, यानी पहले बोल दिया है कि ये भक्ति सेक्ट्स के सेंट्स थे। दादू दयाल हो गए, गुरु नानक देव हो गए और त्यागराज हो गए। ठीक है, बोलता है कि who among the above was or were preaching when the Lodi dynasty fell and Babur took over? ये चीज़ जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा इन तीनों करेक्टर्स के बारे में, जिससे हम इजीली आंसर निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं दादू दयाल के बारे में। तो दादू दयाल जो है, इनका पीरियड था 1544 से 1603 एडी। ठीक है, ये जो थे एक चीफ सेंट थे निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन के। तो हम यहाँ देखेंगे निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन, ये चीफ सेंट थे निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन के। ठीक है, इनके जो गुरु थे, जो दादू दयाल के गुरु थे, इनके जो गुरु थे, इनका नाम था कमल। ठीक है, और ये जो कमल थे, ये संत कबीर के बेटे थे। ठीक है, और हम यहाँ ये बात करेंगे, जो दादू दयाल थे ये कॉन्टेम्प्ररी थे अकबर के। ठीक है, जो दादू दयाल हैं, इनको दादू भी कहते हैं। दादू ने फाउंड किया था, किसकी स्थापना की थी? निपाक सेक्ट की स्थापना की थी। ठीक है, ये थे दादू दयाल के बारे में। तो हम दादू दयाल के यहाँ पे लिख सकते हैं दादू दयाल, इनका पीरियड लिखते हैं 1544 से 1603, और ये कंटेम्प्रेरी थे अकबर के। ठीक, अब हम आते हैं गुरु नानक जी के बारे में, पढ़ते हैं गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक का टाइम पीरियड था 1469 से 1538। ठीक है, अब इनके बारे में हम थोड़ा स्टडी करते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं। तो जो गुरु नानक थे, ये मेजर सेंट थे, ये एक मेजर संत थे निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन के। जैसे कबीर दास थे, जैसे कबीर थे तो हम लिख सकते हैं लाइकवाइज कबीर। ठीक है, इन्होंने सिखिज्म की स्थापना की। रिप्रेजेंटेटिव हम सिख देखते हैं, सिख कम्युनिटी देखते हैं। और ये जो थे आइडोलेट्री के सपोर्टर्स नहीं थे, बिलीवर नहीं थे, पिलग्रिमेज के बिलीवर नहीं थे, कास्ट के और वैनिटी के बिलीवर नहीं थे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक बार हमको आंसर यहाँ पे मिल चुका है। तो आप देख सकते हो कि जो लोधी डायनेस्टी का फॉल हुआ और बाबर जब आया, तो वो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा यहाँ से मैच करता है। तो आंसर तो यहाँ पे हमको निकल गया, गुरु नानक देव जी हो जाते हैं। ठीक है, दादू दयाल तो हो ही नहीं सकते, तो आप दादू का जो है इसको आप एलिमिनेट कर दो, तो ये चला गया और ये चला गया। अब हम त्यागराज के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं और त्यागराज के बारे में पढ़ते हैं क्या है। तो आप देख सकते हो ये भी निर्गुण, जो अगर हम गुरु नानक के और दादू दयाल के बारे में कॉमन देखते हैं, तो ये दोनों ही निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन के सेक्ट से
फॉलो थ्रू करते थे। अब हम बात करते हैं त्यागराज की। जो त्यागराज थे, इनका जन्म होता है 1767 में। अब देखो इन सब का पीरियड और त्यागराज का पीरियड है ना। इनका पीरियड था 1767। और ये तंजावर की बात है। इनका जन्म होता है तंजावुर में। तंजावुर कहाँ पे है? तमिलनाडु। ठीक है। ये जो थे, ये डिवोटी थे लॉर्ड राम के। भगवान श्री राम के ये डिवोटी थे। इन्होंने बहुत सारे गाने लिखे इनके डिवोशन में, बहुत सारे प्लेज लिखे, नाटक लिखे। ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक म्यूजिक में बहुत सारे राग जो हैं वो त्यागराज के ही राग अभी भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जब बाबर का अराइवल होता है इंडिया में, वो होता है टाइम 1526 का। और आप यहाँ पे देखो 1469 से लेके 1528 के बीच में गुरु नानक देव जी का पीरियड होता है। और फिर बाबर आते हैं 1526 में। तो आंसर हमारे गुरु नानक देव जी हो जाएंगे। ठीक है। तो गुरु नानक देव जी कंटेम्प्रेरी थे बाबर के पीरियड के। आप एक और चीज़ कंसिडर करोगे, जो हमने अभी त्यागराज के बारे में स्टडी किया ना, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2018 में यूपीएससी में। ठीक है। और इसमें ये पूछा गया कि इनके कंटेम्प्रेरी उस टाइम पे कौन थे। वो हम स्टडी करेंगे। जब हम उस क्वेश्चन पे जाएंगे तो बिल्कुल हम उस चीज़ को स्टडी करेंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। आपको यहाँ पे अजंता केव्स को देख सकते हो, लिपाक्षी टेम्पल को और सांची स्तूप को देख सकते हो। ठीक है। बोलता है इसमें से कहाँ पे जो है ये जो प्लेस जानी जाती है म्यूरल पेंटिंग्स के लिए। म्यूरल पेंटिंग्स के बारे में बोल रहा है कि कौन सी जगह जो है म्यूरल पेंटिंग्स के बारे में जानी जाती है। तो हम सबसे पहले एक बार एलिमिनेट करते हैं कि हम किसको थोड़ा भी कॉमन सेंस लगा के, थोड़ा भी बेसिक नॉलेज लगा कर हटा सकते हैं। ठीक है। तो जो सांची स्तूप की बात करते हैं, सांची स्तूपा की बात करते हैं, ये कहाँ पे है? ये है हमारे मध्य प्रदेश में। ये बनाया गया था अशोका के द्वारा। ठीक है। ये ईंटों से बनाया गया था। ठीक है। और देखो अशोका के टाइम में ये ब्रिक से बनाया गया था। आप यहाँ पे ध्यान रखना है ना, ये ब्रिक से बनाया गया था। वहीं पे सुंग डायनेस्टी आती है या फिर सुंगा पीरियड आता है। इस टाइम पे इसको स्टोन से बनाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो सांची स्तूप है, म्यूरल पेंटिंग यहाँ पे नहीं पाई जाती है। ठीक है। यहाँ नहीं पाई जाती है। तो जब हम अगर तीसरा को एलिमिनेट करते हैं, बोलता है इसमें से सही बता रहा है ना, बताना सही कौन सा है। तो तीसरा तो होगा नहीं। ठीक है। सांची स्तूप तो होगा नहीं। तो हमने एक क्वेश्चन तो एलिमिनेट कर दिया। तो आंसर होगा 1 और 2। अब हम अजंता केव्स और लिपाक्षी टेम्पल के बारे में एक बार स्टडी करते हैं। तो हमने सांची स्तूपा के बारे में देखा। सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में स्थित है और इसको अशोका के द्वारा बनाया गया था, ईंटों के द्वारा। बाद में शुंग डायनेस्टी आती है जो इसको स्टोन से बनाती है। और यहाँ पे म्यूरल पेंटिंग्स देखने को हमको नहीं मिलता है। ठीक है। ओके। अब हम देखते हैं लिपाक्षी टेम्पल के बारे में एक बार। लिपाक्षी टेम्पल, लिपाक्षी टेम्पल कहाँ पे है? लिपाक्षी टेम्पल है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। और ये विजयनगर एम्पायर है उसके टाइम पे बनाया गया था। विजयनगर एम्पायर के टाइम में बनाया गया था। म्यूरल पेंटिंग यहाँ पे पाई जाती है। ये जो लिपाक्षी टेम्पल है ये डेडिकेटेड है 3 डाइटीज़ को। कौन कौन से 3 डाइटीज़? तो विष्णु, शिव एंड वीरभद्र।
एंड वीरभद्र। सो 3 डाइटीज़ को ये डेडिकेटेड है, विष्णु, शिव एंड वीरभद्र। ठीक है। जो हाई सीलिंग्स है लिपाक्षी की, उसमें हम देख सकते हैं बहुत टाइप के फ्रेस्को पेंटिंग्स देखने को मिलते हैं हमको विजयनगर एम्पायर के टाइम्स के, विजयनगर पीरियड के। तो 2022 में अगर आप अभी न्यूज़ से आप थोड़ा सा वो हो तो वीरभद्र जो स्वामी टेम्पल है, जो वीरभद्र स्वामी टेम्पल है, इसको टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है यूनेस्को के, टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है। तो वीरभद्र स्वामी टेम्पल को इंक्लूड किया गया है टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए आता है अजंता की केव्स के बारे में। अजंता केव्स के बारे में हमको 2021 में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है तो इसलिए हम अजंता केव्स को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो हमने लिपाक्षी टेम्पल को भी स्टडी कर लिया। तो मोरल पेंटिंग्स हमको यहाँ पे भी देखने को मिलती हैं। अब आते हैं हम अजंता केव्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो जो अजंता केव्स हैं ये कहाँ पे है, कौन सी हिल्स को काट के गया है, तो हम यहाँ देखेंगे जो सह्याद्री हिल्स है ऑन द बैंक ऑफ बघोरा रिवर, कहाँ पे, औरंगाबाद में, इन महाराष्ट्र। ठीक है। जो अजंता की केव्स है, यहाँ पे टोटल केव्स कितने हैं, यहाँ टोटल केव्स है 29, जिसमें 25 विहार हैं और 4 चैत्य हैं। हमने चैत्य और विहार ऑलरेडी ऊपर में देख चुके हैं क्वेश्चन में, है ना। ये डेडिकेटेड टू बुद्धिज्म है। ये जो केव्स है, म्यूरल पेंटिंग्स जो है इसमें किससे रिलेटेड है। ठीक है। तो ये लाइफ ऑफ बुद्ध के, जो बुद्ध थे इनकी लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। जो बुद्धा की लाइफ है उससे रिलेटेड पेंटिंग्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, डाइंग प्रिंसेस पेंटिंग, 4 सीन्स ऑफ गौतम बुद्धाज रेनन्सिएशन, पिक्चर्स ऑफ बोधिसत्व, पद्मपानी और वज्रपानी। इसके बारे में हमको देखने को मिलता है। जो 8 से 13वां केव्स है, जो 8 to 13th केव है, इस बीच में टोटल 6 केव्स जो है ये बिलोंग करते हैं हीनयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म से। जो केव नंबर 17 है इसको कहते हैं राशि चक्र केव। ठीक है। और इसमें ये नॉर्मली पिक्चर गैलरी है चित्रशला। जो बेस्ट पिक्चर है वो है मदर और चाइल्ड की, इसमें देखने को मिलती है, एक माँ और बच्चे की। मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स जो हैं वो रिलेटेड है लाइफ ऑफ बुद्धा से, जैसे महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण। ये जो केव्स हैं ये बिल्ड किए गए थे सातवाहन टाइम पे, हमने ऑलरेडी वहाँ देखा, गुप्ता टाइम पे भी, और चालुक्य पीरियड, और ये जो वाकटका पीरियड है फर्स्ट सेंचुरी एडी का, उस टाइम पे। तो ये हमारा अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में भी हमने थोड़ा सा स्टडी कर लिया। ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, ठीक है, शंख्य स्कूल के बारे में। ठीक है। तो जो फिलोसफिकल आप देख सकते हो जो थॉट्स हैं, इससे रिलेटेड हर साल लगभग में एक क्वेश्चन तो यूपीएससी पूछता है। तो with reference to the history of philosophical thought in India, consider the following statement about Sankhya school. पहला बोलता है Sankhya does not accept the history of rebirth or transmigration of the soul। यानी
ये पुनर्जन्म या फिर ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ जो सोल में बिलीव नहीं करता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा बोलता है संख्य होल्ड्स that it is the self knowledge that leads to the liberation, not any exterior influence or agent। तो ये है संख्य के बारे में दो आइडियोलॉजीज के बारे में दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है और पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ बोलता है नॉट एक्सेप्ट द थियोरी ऑफ रीबर्थ। इसके लिए हम थोड़ा सा संघ की फिलॉसफी को देखते हैं। ठीक है, संख्य फिलॉसफी को जरा देखते हैं। कहा जाता है कि ये ओल्डेस्ट कॉन्स्पिरेसी थियरी है। ठीक, तो पायोनियर है जो इस टाइम पे थे, कौन थे? महर्षि कपिल। तो महर्षि कपिल जो है ये पायोनियर है इस टाइम पे। तीसरा है ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ संख्य फिलॉसफी जो है वो है संख्य करिका। तो जो संख्य करिका है ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है संख्य फिलॉसफी की। ठीक है, तो ये जो संख्य करिका है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ईश्वर कृष्ण के द्वारा। ईश्वर कृष्ण। ठीक है, अकॉर्डिंग टू संख्य फिलॉसफी द ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड इज फ्रॉम ओरिजिन ऑफ पुरुषा। तो यहाँ पे इनकी जो आइडियोलॉजी ये बोलती है कि जो ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड है इज फ्रॉम, ये कहाँ से है? ओरिजिन ऑफ वर्ल्ड जो है ये कहाँ से है? इज फ्रॉम पुरुष, इज फ्रॉम ओरिजिन ऑफ पुरुष। पुरुष माने यहाँ पे बात करेंगे सोल, इंटेलिजेंस और प्रकृति। तो आप देख सकते हो कि ये जो पहला स्टेटमेंट वो गलत हो जाता है। यहाँ बोल रहा है डिड नॉट, बट यहाँ हम क्या देख सकते हैं साफ साफ इट सपोर्ट्स। सो दिस फिलॉसफी एक्सेप्ट्स द मूवमेंट ऑफ द सोल। संख्य फिलॉसफी इज ऑल्सो नोन फॉर द साइंटिफिक इंक्वायरी और ऑफ अप्रोच। हम यहाँ पे देख सकते हैं सोल और इंटेलिजेंस की बात की जाती है। इट फॉलोज ड्यूअलिज्म, स्पिरिट एंड मैटर ऑफ टू डिफरेंट एंटिटीज़। ये ड्यूअलिज्म की बात करता है स्पिरिट और मैटर के बारे में, जो डिफरेंट एंटिटीज़ है। ये इम्पोर्टेंस किसकी देता है ज़्यादा? तो राइट नॉलेज की देता है, यानी आत्मज्ञान की बात करता है यहाँ पे, है ना? यहाँ पे आत्मज्ञान की बात हो रहा है। ठीक है, तो इनका कहना था जो कॉज ऑफ पर्सन्स प्लाइट इज लैक ऑफ नॉलेज, यानी सेल्फ नॉलेज ओनली लीड्स टू द साल्वेशन। तो सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट कि संख्य philosophy holds that it is the self knowledge that leads to the liberation, not any exterior influence or agents. Okay, because the self knowledge only leads to the salvation is the theory. So अगर हम संख्य फिलॉसफी की बात करते हैं तो देर आर 3 मीन्स ऑफ अटेनिंग द नॉलेज। 3 तरीका है जिससे हम नॉलेज को अटेन कर सकते हैं। एक बार इसको हम डिटेल में देखते हैं ज़रा, वो कौन से 3 मीन्स है जिससे हम नॉलेज को अटेन कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट आर द 3 मीन्स थ्रू विच वी कैन अटेन नॉलेज? सो पहला मीन है प्रत्यक्ष, दूसरा मीन है
अनुमान, और तीसरा मीनिंग है शब्द। यानी प्रत्यक्ष मतलब परसेप्शन थ्रू सेंसेस, इट कैन बी परसेप्शन थ्रू सेंसेस। अनुमान मीन्स inference, and shabd means statement of some Vedas। यानी प्रत्यक्ष perception through senses, anuman is inference, and shabd is the statement of some authority or Vedas। So according to the Samakhya philosophy, the evolution of nature is caused by qualities of sattva. Sattva means to say goodness, and rajas means passion, and tamas means darkness। जो 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं, ठीक है, इसको कहते हैं शद दर्शनास, या फिर इसमें हम कह सकते हैं न्याय है, संख्य है, योग है, वैशेषिका है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, जिसको हम वेदांत फिलॉसफी भी कहते हैं। उत्तर मीमांसा मतलब वेदांत फिलॉसफी। जो बुद्धिज़्म, जैन और चरवक है, ये प्रोमिनेंट है एथिस्टिक ओपिनियन को लेकर के, इसलिए इसको मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी भी कहा जाता है। इसी तरह से हम योग दर्शन की बात करते हैं तो योग दर्शन एक पायनियर हैं पतंजलि के, जिन्होंने अपनी किताब योग सूत्र में इसके बारे में लिखा है। वैशेषिका जो है ओरिजिनेटर है इस फिलॉसफी की, जिसमें महर्षि कणाद जो है, इन्होंने कन्नड़ सूत्र लिखता है। कन्नड़ सूत्र, कनाड से कन्नड़ सूत्र, ठीक है। महर्षि गौतम, उनको कंसीडर किया जाता है एज ओरिजिनेटर ऑफ न्याय दर्शन, जो ट्रिटाइज करते हैं न्याय सूत्र को, ठीक है। तो न्याय सूत्र को ट्रिटाइज करते हैं, लिखते हैं न्याय दर्शन में, कौन? महर्षि गौतम। इसी तरह से वेदांत फिलॉसफी की बात करते हैं, जिसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। तो वेदांत फिलॉसफी में ब्रह्म सूत्र जो है बदरदयान के बारे में से जो लिखा गया है, जिसको कंपाइल किया गया था 2nd सेंचुरी BC में, ठीक है, और इसको बेसिक टेक्स्ट में कन्वर्ट किया गया था। इसको उत्तर मीमांसा भी इसलिए कहा जाता है। बाद में 2 एमिनेंट हम कमेंटरीज देखते हैं, ठीक है, जिसको लिखा गया था शंकराचार्य के द्वारा और रामानुज के द्वारा। शंकराचार्य ने 9th सेंचुरी में और रामानुज ने 12th सेंचुरी में इसको लिखा था। मीमांसा रिचुअल्स जो है, जिसको नेम ऑफ आचार्य जैमिनी कहते हैं, जिसमें जो फिलॉसफी है यजना के बारे में लिखा जाता है। तो ये ओवरव्यू था, एक कंटेक्स्ट था जिसको मैंने आपको बताया। इसको लिख नहीं सका क्योंकि इतना हमारे पास अभी टाइम नहीं है कि हमारे पॉइंट को लिख सकें यहाँ पे, वो काफ़ी लंबी क्लास हो जाएगी ऐसे में। तो मैंने इसको ओवरव्यू देने की कोशिश की। आप चाहो तो इसको एक बार रिपीट करके इस वीडियो को आप देख सकते हो, रिवीजन मटेरियल के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो हम और आगे देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है, 1-2 क्वेश्चन शायद मिस भी हो गया है, तो हम उसको निकाल लेंगे, या तो हम अगले लेक्चर में इसको पार्ट को कवर ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, अ पोज इन डांस एंड ड्रामेटिक्स कॉल्ड त्रिभंग, यहाँ पे त्रिभंग की बात कर रहा है, हैज़ बीन अ फेवरेट of Indian artists from the ancient time till today. Which one of the following statements best describe this pose? त्रिभंग pose के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही है? One leg is bent and body is slightly but oppositely curved and waist and neck. या बिल्कुल सही जवाब, ये पहला आंसर जो होगा वो सही होगा इसमें। तो नॉर्मली त्रिभंग में 1 लेग जो होता है, एक लेग होता है बेंट होता है, जो बॉडी है वो स्लाइटली कर्व्ड एंगल में होती है वेस्ट के साइड से, और नेक भी कर्व्ड होता है। त्रिभंग और चौक एक पोजीशन है, जिसको कह सकते हैं एक स्क्वायर पोजीशन बनाने की कोशिश कर जाती है। ये 2 मेन आसनाज हैं ओडिसी डांस के, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जो ये किससे रिलेटेड है? ओडिसी डांस से रिलेटेड है, ये आसनाज है। ओडिसी डांस को हम मोबाइल डांस भी कहते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओडिसी डांस यानी किस डांस को हम मोबाइल डांस भी कहते हैं।
तो ओडिसी डांस को भी हम मोबाइल डांस कहते हैं। ठीक है, यूपीएससी फ्रिक्वेंटली इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुका है, तो हम इसमें कुछ एक डांस फॉर्म्स और उसके ओरिजिनेटिंग प्लेसेस को पढ़ेंगे, और आगे जब भी रिपीट होगा इसको ये क्वेश्चन, हम उसको वहाँ से भी अच्छे से इसको कॉम्प्रिहेंसिव हमें स्टडी करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले डांस फॉर्म्स को देखेंगे यहाँ पे, है ना, डांस फॉर्म्स को देखेंगे, और यहाँ देखेंगे कौन से स्टेट से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, पहला डांस फॉर्म है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये ओरिजिनेट होता है तमिलनाडु से, तमिलनाडु से। दूसरा डांस फॉर्म है कथक। कथक कहाँ से ओरिजिनेट होता है? उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से। उसके बाद तीसरा है कथकली। कथकली, कथकली होता है केरला से, केरला से। चौथा है कुचिपुड़ी, ये होता है आंध्र प्रदेश से। पांचवा है वो है मणिपुरी, नाम से पता चलता है मणिपुर से। छठा है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम ये है केरला से। फिर आता है ओडिसी, ये है उड़ीसा से, नाम से ये इसमें रेफर कर सकते हैं। और आठवां है सत्रिया, ये असम से। तो इस तरीके से हम त्रिभंग के बारे में कह सकते हैं। पहला स्टेटमेंट राइट, वन लेग इज बेंट एंड द बॉडी इज स्लाइटली बट अपोजिटली कर्व्ड एट वेस्ट एंड नेक। अगला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। एनी बेसेंट के बारे में क्वेश्चन है कि शी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट। ओके, दिस इज राइट। फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, नो, दिस इज रॉन्ग। दिस इज रॉन्ग मीन्स टू से ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। पहला तो सही है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ए या सी में से। बोल रहा है वंस शी वॉज वंस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इट इज़ एब्सोल्युटली राइट। दो स्टेटमेंट सही है, यानी आंसर विल बी 1 and 3 ओनली। अब एनी बेसेंट के बारे में अगर हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं, कौन थी, कहाँ से ये आई थी, ठीक है, और किस तरह से इनका पार्टिसिपेशन रहा था हमारे मूवमेंट में, नेशनल मूवमेंट में। तो एनी बेसेंट जो है, एनी बेसेंट जो है, इनका जन्म होता है 1847 में। ये एक आयरिश महिला थी, आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था। ये इंडिया आई 1893 में। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने साथ में ही मूवमेंट स्टार्ट किया, होम रूल मूवमेंट जिसको कहते हैं, ठीक है, इंडिया में। और इस होम रूल मूवमेंट का जो था मोटो था, होम रूल वो था सेल्फ गवर्नमेंट की मांग करना, डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, डिमांड था इनका। डिमांड क्या था? सेल्फ गवर्नमेंट का डिमांड था। एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग को इस्टेब्लिश किया। इन्होंने इस्टेब्लिश किया ऑल इंडिया होम रूल लीग। कब इस्टेब्लिश किया? सितंबर 1916। याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कभी कभी। और एनी बेसेंट सबसे पहली महिला बनी जिन्होंने, जो प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस की। और कौन से सेशन की बनी थी? तो कलकत्ता सेशन जो हुआ था, कलकत्ता सेशन, ये हुआ था 1917 में। ये बनाई थी, प्रेसिडेंट बनी थी कलकत्ता सेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो थी, देखिए, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कांग्रेस की बनी थी 1917 में कलकत्ता सेशन में, एनी बेसेंट। वाइल द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट
वॉज, देखिए यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे ये आयरिश महिला थी, ये भारतीय नहीं थी। बट अगर सवाल पूछता है कि इंडियन वुमेन, है ना, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट जो सबसे पहले बनी थी, वो कौन बनी थी? ये थी सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। और ये बनी थी कानपुर सेशन में, कानपुर सेशन में 1925 में। जो नलिनी सेन गुप्ता है, ये प्रेसिडेंट बनती हैं कोलकाता सेशन के 1933 में, और शी वॉज द थर्ड वुमेन एंड द सेकंड इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, नलिनी सेन गुप्ता। जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना, लाला लाजपत राय, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और कई लोग ये मेंबर्स बनते हैं। जो एनी बेसेंट का जो लीग था, होम रूल लीग था, उसके मेंबर बनते हैं, ठीक है। जो एनी बेसेंट थी वो कुछ न्यूज़पेपर चलाया करती थी। वो कौन कौन सी न्यूज़पेपर थी? तो पहला न्यूज़पेपर था जिसका नाम था न्यू इंडिया, ठीक है, और दूसरा था दी कॉमनवेल्थ। एनी बेसेंट ने जो है सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो था, इसको फाउंड किया था कर्नल एच.एस. एल्कॉट और मैडम ब्लवात्स्की। इन्होंने न्यूयॉर्क में इसको इस्टेब्लिश किया था। 1886 में जो ऑफिस ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, ये ओपन की गई थी मद्रास में, मद्रास के आद्यार में। अल्कॉट साहब के मृत्यु के बाद 1907 में एनी बेसेंट जो है वो प्रेसिडेंट बनती हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी का। इसीलिए हम कह सकते हैं दूसरा स्टेटमेंट इज रॉन्ग और आंसर विल बी 1 and 3 ओनली। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन बहुत सिंपल और साफ साफ है। पहला बोलता है इम्पोजिशन ऑफ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस टू कैरी आर्म बाय इंडियंस, imposition of restrictions on the newspaper and magazine published in Indian language, removal of disqualification imposed on the Indian magistrate with regard to the trial of Europeans, or removal of a duty on imported cotton cloths. So answer will be C, removal of disqualification imposed on the Indian magistrates with regard to the trial of Europeans. अब यहाँ पे मसला क्या था? इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी, ठीक है। इल्बर्ट कौन थे? इल्बर्ट थे लॉ मेंबर, ही वॉज द लॉ मेंबर, was a law member to गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1883 में, in 1883, he gave Indian magistrate the same power as European magistrates. जो इंडियन मजिस्ट्रेट्स थे उनको सेम पावर दे दिया गया जो पावर था यूरोपियन मजिस्ट्रेट्स के पास, ठीक है। बट इस चीज़ को अपोज किया गया यूरोपियंस के द्वारा। तो जो रिपन थे, गवर्नर थे उस टाइम पे इंडिया के, वो इस बिल को पास नहीं कर पाए और इसके ओरिजिनल फॉर्म में पास नहीं हो पाया गया, ठीक है। तो ये क्या बोला गया कि जो यूरोपियन क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, वो ज्यूरी को डिमांड कर सकते हैं। यूरोपियन ज्यूरी ही उन पर फैसला सुना सकता है, एक इंडियन नहीं सुना सकता है, ठीक है। और एक और बात बोला गया कि जो हाफ ऑफ द मेंबर जजेस होंगे वो यूरोपियंस ही होंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं, लगभग में हमने सारे क्वेश्चंस जो हिस्ट्री के हैं इसमें कवर कर लिए। इसमें एक दो क्वेश्चन जो था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी था, वो शायद आगे होगा। हमने अभी टोटल 14 क्वेश्चंस कवर किए हैं इसमें, और 2 क्वेश्चंस और हैं। टोटल 16 क्वेश्चन पूछे गए थे 2013 में। सेम नंबर ऑफ क्वेश्चन 2014 में भी पूछे गए थे। तो कोशिश करेंगे हम उसको अभी कवर कर लें। अगर वो मिस हो जाता है तो हम अगले सेशन में इसको भी, इस क्वेश्चन को भी कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे।
सारे क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के हैं। चलिए कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन हमारा मिस हुआ है हम उसको अगले सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो अगले पार्ट होगा उसको बिल्कुल आप कवर करिएगा। इस तरीके से हम पूरी की पूरी हिस्ट्री को, पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन होते हैं उसको कवर करेंगे। इस पार्ट में अभी हमने 2013 के क्वेश्चन को कवर किया है। इस तरीके से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम देखते जाएंगे क्या क्या क्वेश्चंस में सिमिलैरिटीज़ है, किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और क्वेश्चन किस ट्रेंड में जा रहा है, और हम उस चीज़ों को करेंगे। क्योंकि आप समझ सकते हो कि बहुत ज़रूरी होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को याद कर लो, आप समझ लो, रट लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस एक फॉर्मेट में आते हैं, आपको रिवीजन करने में ये बहुत हेल्प करेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।